हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के दो लास्ट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कोरोजन की और फिर हम बात करेंगे रेंसिडिटी की। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां हम बात करेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी की, लास्ट 2 टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, तो आज के इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन की। देखो, ऐसा है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। क्या बोला मैंने? कि हमारे आसपास बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करती हैं। कैसे? तो इस बात को हम समझते हैं सबसे पहले कोरोजन से। अब देखो, कोरोजन क्या है। आपके पास एक मेटल है, हमारे पास एक मेटल है। क्या? मेटल। तो ये है मेटल। ये क्या है? एक मेटल। और मेटल का ये पूरा सरफेस है, ठीक है? ये क्या है? सरफेस। किसका? मेटल का। तो ये है मेटल। ये क्या है? एक मेटल। और ये है मेटल का सरफेस। ये है एक मेटल। और ये है क्या? मेटल का सरफेस, ठीक है? अब इस मेटल के आसपास क्या है? इस मेटल के आसपास है एयर। क्या है? एयर। मेटल के आसपास क्या है? मेटल के आसपास है एयर। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है कि नहीं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। डिफरेंट गैसेस मिक्स हो जाती हैं। डिफरेंट गैसेस मिक्स हो जाती हैं और उन डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? एयर। ठीक है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। डिफरेंट गैसेस मिक्स हो जाती हैं। डिफरेंट गैसेस मिक्स हो जाती हैं और उन डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? एयर। अब एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, जरा हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। आप बोलोगे कि मैम नाइट्रोजन भी तो होती है एयर में, नाइट्रोजन भी तो होती है, आपने वो क्यों नहीं लिखा? बात सही है कि एयर में नाइट्रोजन भी होती है, लेकिन अभी हम उन गैसेस की बात करेंगे जिनसे हमें मतलब है। ठीक है? आपकी बात बिल्कुल सही है
कि एयर में नाइट्रोजन गैस भी होती है, एयर में नाइट्रोजन गैस भी होती है, लेकिन अभी हम उन गैसेस की बात करेंगे, अभी हम सिर्फ उन गैसेस की बात करेंगे जिनसे हमें मतलब है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अलावा हमारी जो सराउंडिंग एयर है उसमें मॉइस्चर भी तो होता है ना, मॉइस्चर भी तो होता है वाटर वेपर्स के फॉर्म में। तो वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हैं, है ना, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हैं एयर में। अब देखो, होता ये है कि ये सब मिलकर के अपनी एक गैंग बना लेते हैं। कौन कौन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और ये वाटर वेपर्स, ये सभी मिलकर के अपनी एक गैंग बना लेते हैं। क्या बोला मैंने? कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर्स, ये सब मिलकर के अपनी एक गैंग बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक गैंग बना लेते हैं। और ये गैंग पता है क्या करती है? ये गैंग जाकर के इस मेटल को अटैक करती है। एक गैंग बन गई है। कौन कौन है उस गैंग में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर्स, ये सब मिलके अपनी एक गैंग बना लेते हैं, गैंग। और ये गैंग जाकर के अटैक करती है इस मेटल को। ये गैंग, ये पूरी गैंग जाकर के अटैक करती है इस मेटल को। आप बोलोगे कि मैम ठीक है, समझ में आ गया कि इन सब ने मिलकर के अपनी एक गैंग बना ली है। इन सब ने मिलकर के अपनी एक गैंग बना ली है और ये एक गैंग मेटल को अटैक करती है। लेकिन उस अटैक से होता क्या है? बेसिकली ये जो मेटल का सरफेस आपको दिख रहा होगा, ये जो मेटल का सरफेस आपको दिख रहा होगा, इस सरफेस में है क्या? अरे सरफेस में भी तो आपको मेटल ही मिलेगा ना। ये पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल है। और ये क्या है? मेटल का सरफेस है। अरे ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है। और ये पूरा मेटल का सरफेस है। तो मेटल के सरफेस पर आपको मेटल ही तो मिलेगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि मेटल के सरफेस पर आपको मेटल ही मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी जो गैंग है ना, ये मेटल के, इस मेटल के सरफेस पर अटैक करती है। ये पूरी गैंग, कौन कौन है इस गैंग में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर्स। ये पूरी गैंग मिल करके, मतलब ये गैंग जाकर के अटैक करती है मेटल को, मेटल के सरफेस को। तो ये बात मैं यहां पर लिख दूं? चलो लिख देते हैं, क्या जाता है। ये गैंग जाकर अटैक करती है मेटल को,
उसके, टू बी मोर स्पेसिफिक, उसके सरफेस को। तो यहां तक की कहानी समझ में आई कि किस तरीके से एक गैंग बन गई है। गैंग में है कौन कौन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर्स। ये गैंग जो है ना जाकर के मेटल को अटैक करती है, मतलब मेटल के ऊपर अटैक करती है। पूरी गैंग जाकर के मेटल को अटैक करती है, मेटल के ऊपर अटैक करती है। टू बी मोर स्पेसिफिक, मेटल का जो सरफेस है, मेटल का जो सरफेस है, सरफेस, उस पर जाकर के अटैक करती है ये गैंग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरफेस पर आपको मेटल ही मिलेगा, ये मेटल है, ये इसका पूरा सरफेस है, तो सरफेस पर भी आपको क्या मिलेगा? सरफेस में भी आपको मेटल ही मिलेगा। तो जब ये गैंग इस मेटल के सरफेस को अटैक करेगी, जब ये गैंग इस मेटल के सरफेस को अटैक करेगी, तो सरफेस पर जो मेटल होगा उसकी बैंड बच जाएगी। जब ये गैंग मेटल के सरफेस को अटैक करेगी, जब ये गैंग इस मेटल के सरफेस को अटैक करेगी, सरफेस पर अटैक करेगी, तो सरफेस पर जो मेटल होगा, सरफेस पर जो मेटल होगा उसकी बैंड बच जाएगी। यहां पर मैं लिख देती हूं कि भाई सरफेस पर क्या है, सरफेस पर क्या है? मेटल है, और क्या है? इस मेटल के सरफेस पर क्या है? अरे सरफेस में भी आपको मेटल ही मिलेगा। क्या मिलेगा? सरफेस में भी आपको मेटल ही मिलेगा। समझे? तो जब ये गैंग आकर के अटैक करेगी मेटल के सरफेस पर, जब ये गैंग आकर के अटैक करेगी मेटल के सरफेस पर, तो सरफेस पर जो मेटल है, सरफेस पर जो मेटल है, ये जो है इसकी बैंड बजेगी, बैंड बजेगी। सरफेस पर जो मेटल होगा उसकी बैंड बज जाएगी। कैसे बैंड बजेगी? तो बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, वो जो मेटल है, सरफेस का जो मेटल है, सरफेस का जो मेटल है ना, उसकी बैंड तो बज रही है, लेकिन कैसे बज रही है? तो सरफेस पर जो मेटल है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? ऑक्साइड में, मतलब मेटल ऑक्साइड बन जाता है। कार्बोनेट में, मतलब मेटल कार्बोनेट बन जाता है। सल्फाइड में, मतलब कि मेटल सल्फाइड बन जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो ऐसा है, अच्छा खासा ये अपना प्यारा सा मेटल था, अच्छा खासा अपने पास ये प्यारा सा मेटल था, इसके सरफेस पर मेटल ही था। अरे इसके सरफेस पर मेटल ही तो होगा। तो सरफेस पर जो मेटल था, सरफेस पर जो मेटल था, उसको कोई शौक नहीं था ऑक्साइड में कन्वर्ट होने का, कार्बोनेट में कन्वर्ट होने का, सल्फाइड में कन्वर्ट होने का, कोई शौक नहीं था। सरफेस पर जो मेटल था वो मेटल ही बन के अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। सरफेस पर जो मेटल था वो मेटल बनकर ही, मेटल बनकर के ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन इस गैंग ने ये प्लान फ्लॉप कर दिया। सरफेस पर जो मेटल है ना, सरफेस पर जो मेटल है
उसका तो यही प्लान था कि वो मेटल ही बना रहेगा जिंदगी भर और ऐसे ही जिंदगी गुजारेगा। उसको कोई शौक नहीं था मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने का, कार्बोनेट में कन्वर्ट होने का, सल्फाइड में कन्वर्ट होने का। लेकिन ये जो गैंग है इसने आकर के पूरा काम तमाम कर दिया, पूरा जो है ना प्लान ही चौपट कर दिया। इस गैंग ने आकर के अटैक कर दिया सरफेस पर। इस गैंग ने आकर के मेटल पर अटैक किया, मेटल का जो सरफेस है उस पे अटैक किया, मेटल का जो सरफेस है उस पे अटैक किया, जिसके कारण सरफेस पर जो मेटल था उसकी बैंड बज गई। कैसे बज गई? सरफेस पर जो मेटल था उसकी बैंड बज गई। कैसे बज गई? तो वो मेटल कन्वर्ट हो जाता है, मेटल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्साइड में, कार्बोनेट में, सल्फाइड में। बताइए, बेवजह जो है किसी को कन्वर्ट कर दिया, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं किसी, मतलब कौन? मेटल। बेवजह जो है मेटल को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड में, कार्बोनेट में, सल्फाइड में। तो उसको अच्छा थोड़ी ना लगेगा, उसको तो खराब ही लगेगा ना। आपने प्लान बनाया कि आज तो जो है मैं शॉपिंग पर जाऊंगा, या लड़कों को तो शॉपिंग खैर इतनी कुछ पसंद नहीं होती, लड़कियों को, लड़कियां जो है मुझसे रिलेट कर सकती हैं, मेरी बात से रिलेट कर सकती हैं कि लड़कियों को तो शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है ना, मुझे भी अच्छी लगती है। तो आज मैंने प्लान बनाया कि मैं तो जाऊंगी शॉपिंग पर और पेल के शॉपिंग करूंगी, पूरा जो है ना मार्केट में घर उठा करके ले आऊंगी। लेकिन मुझे किसी ने बोल दिया कि शॉपिंग पे नहीं जाना है, तुमको तो घर पे ही रहना है और घर पे खाना बनाना है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो भाई मेरी तो बैंड बज गई है। मेरा प्लान था कि मैं मार्केट जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, ढेर सारी शॉपिंग करूंगी, बिल्कुल बिंदास, पूरा जो अपना संडे है वो शॉपिंग के नाम ही कर दूंगी। लेकिन मुझे किसी ने बोल दिया कि नहीं भैया, घर पे रहो, गेस्ट आने वाले हैं और गेस्ट के लिए खाना बनाओ। तो मेरी तो बज गई बैंड। तो ऐसे ही इस मेटल का भी हाल होने वाला है, इस मेटल का भी यही हाल होने वाला है कि अच्छा खासा जिंदगी अपना गुजार रहा था ये मेटल, गैंग आ गई और उसने अटैक कर दिया मेटल पर, मेटल के सरफेस पर। तो सरफेस पर जो मेटल था, सरफेस पर जो मेटल था उसकी बैंड बज गई जैसे मेरी बजी। क्यों? क्योंकि सरफेस पर जो मेटल था वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, कार्बोनेट में, सल्फाइड में, ये वो तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर मेरी बात सुनो, नुकसान पूरे मेटल का हो रहा है, पूरे मेटल का हो रहा है। आप बोलोगे कि मैम पूरे मेटल का कैसे हो सकता है? आप ही ने तो बोला कि जो गैंग है, जो गैंग आ रही है अटैक करने के लिए, वो मेटल के सरफेस पे अटैक कर रही है। मैम जो गैंग आ रही है वो तो मेटल के सरफेस पर अटैक कर रही है। तो सरफेस पर जो मेटल है उसकी बैंड बजी है ना, कि ऑक्साइड बना, कार्बोनेट बना, सल्फाइड बना। लेकिन उसमें लॉस पूरे मेटल का क्यों हो रहा है? बताती हूं। जैसे कि अपना ये मेटल है ना, ये मेटल है, ये मेटल है, ठीक है। तो एक काम करती हूं, मैं इसके सरफेस को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूं। मतलब हाईलाइट तो मैंने पहले भी किया था, लाइक दिस, ठीक है। तो ये वही वाला मेटल है ना, ये वही वाला मेटल है, ये अपना मेटल ही है, वही वाला। और ये पूरा क्या है? उसका सरफेस है। अरे ये मेटल है वही वाला, और ये क्या है? उसका पूरा काला काला हाईलाइट किया हुआ उसका सरफेस है। अब ये गैंग आई, अच्छा सरफेस पर मेटल ही मिलेगा, है ना, सरफेस पे क्या मिलेगा? मेटल ही मिलेगा। तो जो गैंग आई उसने तो सरफेस पर जो मेटल पड़ा था, जो गैंग आई उसने तो सरफेस को ही अटैक करा, मेटल के सरफेस को ही अटैक करा, मेटल के सरफेस को ही अटैक किया। और सरफेस पर जो मेटल था उसकी बैंड बज गई। सरफेस पर जो मेटल था उसकी बैंड बज गई।
सपोज ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बन गया है, मेटल ऑक्साइड बन गया कुछ इस तरीके से। अब ये मेटल का जो सरफेस है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, था ये मेटल ही, उसका ये पूरा सरफेस था, ये पूरा जो है उसका सरफेस था, सरफेस पे जो है मेटल ही था, सरफेस पर मेटल ही था। अब गैंग आई, उसने मेटल को अटैक किया, मेटल के सरफेस को अटैक किया, मेटल के सरफेस को अटैक किया, और सरफेस पर जो मेटल था उसकी बैंड बच गई। क्यों? सपोज वो जो मेटल है, सरफेस पर जो मेटल था, सरफेस पर जो मेटल था, वो मेटल कन्वर्ट हो गया किसमें? ऑक्साइड में। किसमें? ऑक्साइड में। तो ये क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड बन गया। ये क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड बन गया। तो अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये ऐसे चिपका तो नहीं रहेगा। ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये बन तो गया है, ये ऐसे चिपका तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो ये झड़ेगा। तो ये मेटल ऑक्साइड झड़ गया, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये ऐसे झड़ गया, ये मेटल ऑक्साइड झड़ गया। और जब ये झड़ेगा, जब ये झड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा? अंदर का जो मेटल है अब वो सरफेस पे आ जाएगा, है ना? अरे अरे ये क्या हो रहा है? अंदर का जो मेटल है अब वो सरफेस पे आ जाएगा। जैसे कि पैटिस तो खाई होगी आप लोगों ने। पैटिस में कितनी सारी लेयर्स होती हैं, है ना? वो जो पैटिस होती है उसमें कितनी सारी लेयर्स होती हैं, है ना? एक लेयर हटाओ तो दूसरी लेयर, दूसरी हटाओ तो तीसरी, तीसरी हटाओ तो चौथी। वो लच्छे वाले पराठे खाए होंगे आपने, कितने उसमें लच्छे होते हैं, कितनी सारी उसमें लेयर्स होती हैं। तो अगर आप ऊपर की लेयर खा जाते हो, अगर आप ऊपर की लेयर खा जाते हो, आप बोलोगे कि मैम आपने खाने वाला एग्जाम्पल क्यों लिया? रीज़न है उसका, क्योंकि मेटल भी यहाँ पर खा भी रहा है, ठीक है ना? तो अगर आप ऊपर की परत खा जाते हो, ऊपर वाली लेयर अगर खा जाते हो, तो जो नीचे वाली लेयर है अब वो ऊपर आ जाती है। फिर क्या करते हैं? हम उसको भी खा जाते हैं। फिर जो और नीचे वाली लेयर है वो ऊपर आ जाती है, उसको भी हम खा जाते हैं। फिर जो और नीचे वाली लेयर थी वो ऊपर आ गई, हम उसको भी खा जाते हैं। ऐसे करते करते हमारा पूरा जो पराठा है, जो पूरी हमारी पैटिस है, वो हम खा जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है। अगर इसको रोका नहीं गया तो भैया पूरे मेटल का ही नुकसान है। क्यों? कि अभी तक तो मेटल ने सोचा कि यार सरफेस पर जो मेटल है, सरफेस पर जो मेटल है केवल उसी का तो नुकसान हो रहा है, केवल उसी की तो बैंड बज रही है कि वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मेटल ऑक्साइड में। अरे इस मेटल को ये गलतफहमी थी कि सरफेस पर जो मेटल है, सरफेस पर जो मेटल है केवल उसी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वही जो है ना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अब वो मेटल ऑक्साइड बन तो गया, सरफेस पर मेटल ऑक्साइड बन तो गया। अब वो मेटल ऑक्साइड जो बना है वो वहीं पे तो चिपका नहीं रहेगा, वो वहां से झड़ जाएगा। देखो, अरे ये तो क्या हुआ, है ना? वो जो मेटल ऑक्साइड है, ये देखो वो तो झड़ गया, मेटल ऑक्साइड तो झड़ गया। तो जब मेटल ऑक्साइड झड़ा ऊपर का, सरफेस का, तो नीचे जो मेटल था वो सरफेस पर आ गया, नीचे जो मेटल था वो सरफेस पर आ गया। अब क्या हुआ? अब हमने रोका नहीं, इस गैंग को हमने रोका ही नहीं, इनके काम को हमने रोका ही नहीं। हमने मतलब किसने? ये जो मेटल है ना, ये खुद ही नहीं रोक रहा है कि अब क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, सरफेस पर जो मेटल है उसका नुकसान हुआ, सरफेस पर जो मेटल था उसका नुकसान हुआ, वो मेटल ऑक्साइड में जो है कन्वर्ट हो गया, कोई बात नहीं। मेटल ऑक्साइड झड़ गई, कोई बात नहीं। मेटल ऑक्साइड की वो जो परत जमी थी, मेटल ऑक्साइड की जो वो परत जमी थी सरफेस पर, वो भी झड़ गई। अब क्या हुआ? नीचे का जो मेटल है अब वो सरफेस पर आ गया, नीचे का जो मेटल है अब वो सरफेस पे आ गया। अब क्या हुआ? ये गैंग ने अपना जो अटैक है वो कंटिन्यू रखा, और अब जो मेटल सरफेस पे आया, अब जो मेटल सरफेस पे आया है उसको भी अटैक कर दिया। और फिर क्या हुआ? फिर से एक बार फिर से जो है यहां पर क्या हुआ? मेटल ऑक्साइड बन गया। अब बताओ,
अब मेटल ऑक्साइड बना है तो यहीं पे तो ये बन के नहीं रह जाएगा, ये झड़ेगा, है ना, ये फिर से झड़ेगा, ये मेटल ऑक्साइड फिर झड़ेगा। और जब मेटल ऑक्साइड परत, मेटल ऑक्साइड की परत, जब मेटल ऑक्साइड की लेयर परत सरफेस से झड़ेगी, जब मेटल ऑक्साइड की परत, अरे जब पैटिस की एक लेयर खा जाते हो तो नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाती है ना, तो जब मेटल ऑक्साइड की, जब ये मेटल ऑक्साइड की लेयर परत सरफेस से झड़ जाएगी, जब ये मेटल ऑक्साइड की लेयर, जब ये मेटल ऑक्साइड की लेयर, जब ये मेटल ऑक्साइड की लेयर परत सरफेस से झड़ जाएगी, तो जो नया मेटल है, मतलब जो अंदर का मेटल है, वो फिर से सरफेस पर आ जाएगा। जब ये परत, जब ये लेयर मेटल ऑक्साइड की झड़ती है सरफेस से, तो नीचे का जो मेटल है अब वो सरफेस पर आ जाता है। फिर से वही काम हुआ, फिर से वही काम हुआ, फिर से वही काम हुआ कि नीचे का जो मेटल है अब वो सरफेस पर आ गया। अब फिर से ये गैंग आएगी और इस पे जो है अटैक करेगी, इसको सरफेस पर जो मेटल है, सरफेस पर जो मेटल आया है उसको कन्वर्ट करेगी मेटल ऑक्साइड में। फिर वो मेटल ऑक्साइड की लेयर झड़ेगी, फिर वो मेटल ऑक्साइड की परत झड़ेगी सरफेस से, फिर नीचे का जो मेटल है वो कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। फिर सरफेस पर जो मेटल आया है उसकी बैंड बजेगी, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। फिर वो ऑक्साइड की लेयर झड़ेगी सरफेस से, फिर नीचे का जो मेटल है वो ऊपर आ जाएगा सरफेस पर, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अल्टीमेटली देखते देखते नीचे का पूरा मेटल सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पे आकर के नीचे का पूरा मेटल सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पे आकर के मेटल ऑक्साइड बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। अल्टीमेटली क्या हुआ, मेटल ही गायब हो गया। क्यों? पूरा मेटल मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो देखो नुकसान तो पूरे मेटल को हुआ ना। अगर आप ये समझ रहे थे कि अरे मेटल का जो सरफेस है, सरफेस पर जो मेटल है केवल उसी पे अटैक हुआ है, उस अटैक को रोका तो है नहीं, तो धीरे धीरे करके पूरा मेटल डाइजेस्ट हो गया, पूरा मेटल ही खप गया, खा गया। कौन खा गया? ये गैंग खा गई, और इसको हम बोलते हैं करोजन। आई बात समझ में? तो एकदम आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है मैंने कि कोरोजन क्या होता है। द प्रोसेस, अब देख लो, अब ये तो लिख के आओगे नहीं, है ना, मतलब समझना यही है, लेकिन लिखने के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स चाहिए होते हैं ना, टेक्निकल वर्ड्स चाहिए होते हैं, तब तो हमारी डेफिनेशन जो है अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। तो देख लो भैया, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स, द प्रोसेस ऑफ स्लोली, इसलिए मैंने कहा था, आपको लगा हो कि मैम पैटिस पराठे की, लच्छेदार पराठे की आप बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि जैसे वो खपता है ना वैसे ये भी खब रहा है, समझ रहे? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो है ना प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाती है कि एक दिन के अंदर जो मेटल है वो पूरा जो है ना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, पूरा मेटल जो है ना खप गया ना। बहुत ही स्लो होती है, ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे धीरे, ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम ये प्रोसेस होती है। The process of slowly eating up of the metals due to the attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, water vapors, etc. on the surface of the metals so as to convert the metal into oxide, carbonate, sulfide, etc. is known as corrosion. तो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है मेटल्स को खाने की, एक बहुत ही बेहद ही स्लो प्रोसेस है मेटल्स को खाने की। द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू द अटैक ऑफ गैंग एटमॉस्फेरिक गैसेस। कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड and water vapors etc. on the surface of the metals so as to convert metal into oxide, carbonate, sulfide etc. and that process is known as beta corrosion. आई बात समझ में? तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये मेटल करोड हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं ना कि इस मेटल को खाया जा रहा है,
तो केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे तो लिख के नहीं आएंगे कि पेपर में, एग्जाम में, कि मेटल को खाया जा रहा है, मेटल कोरोड हो रहा है ना, ये क्या है? मेटल का कोरोजन है, समझे? अब अगर ये समझ में आया है आपको, तो फिर आपके लिए कोरोजन ऑफ आयरन समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको जो मैंने कहानी पूरी सुनाई है, देखो ऐसा है कि हर सेशन के शुरुआत में मैं आपको एक कहानी तो सुनाई देती हूँ, है ना, ताकि कहानी के थ्रू आपको जो सेशन में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए और कहीं ना कहीं उसको आप रिलेट कर पाओ, समझने में आसान हो जाए। तो मैंने जो आपको कहानी सुनाई है ये वाली, ये अगर आपको पूरी समझ में आई है तो फिर आपके लिए ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग। आयरन का कोरोजन क्या होता है? रस्टिंग ही तो बोलते हैं ना, जंग लगना, अरे हिंदी में जंग लगना, तो जंग लगना, लोहे की चीजों पे जंग लग जाती है, वो क्या है? कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग, दैट इज कोरोजन ऑफ आयरन। अगर कोई पूछ ले कि दद्दा रस्टिंग क्या है, तो बताना कि भाई साहब रस्टिंग कुछ नहीं, आयरन का ही, अरे अरे अरे, आयरन का ही क्या है? कोरोजन है, समझे? कोई पूछ ले कि भाई क्या है रस्टिंग, तो उसको बोलना कि दद्दा आयरन का जो कोरोजन है, आयरन क्या है? मेटल है ना, तो उसके कोरोजन को ही हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। When an iron article remains exposed to moist air for a long time, कई बार ऐसा होता है कि लोहे की कुछ चीजें जो है ना, आयरन आर्टिकल्स खुली हवा में ऐसी जो है ना एक्सपोज्ड रहते हैं बहुत समय तक। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि हमारे घर का एक गेट है, मेन गेट है ना, वो लोहे का बना हुआ है। तो भाई लोहे का गेट है, गेट तो घर के बाहर ही रहेगा, है ना, उसको हम घर के अंदर तो ले नहीं सकते हैं। तो वो लंबे समय के लिए, वैसे तो उसके ऊपर जब देखो, जब नया नया गेट लगता है तो उस पर तो पेंट होता है ना, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है, 1-2 साल पुराना हो जाता है, तो हम देखते हैं कि कुछ कुछ जगहों से वो पेंट जो है निकल गया है। लोहे के, ऐसा नहीं है कि आपने बिना पेंट किया हुआ लोहे का गेट लगा लिया था, ना ना, आपने तो अच्छा ही बकायदा आपने पेंट किया था गेट को, पेंट किया था आपने गेट को, और तब जो है लगाया था अपने घर के बाहर, मेन गेट है ना। लेकिन कुछ सालों बाद, 1-2 साल बाद क्या हुआ, जो पेंट है वो कुछ कुछ जगह से निकल गया। गेट का जो पेंट है वो कुछ कुछ जगहों से निकल गया, क्या कर सकते हैं। अब जहां से पेंट निकला है वहां का जो आयरन है गेट का, वो एक्सपोज हो रहा है। अरे जहां से पेंट हटा है गेट का, जहां से, जिन जिन जगहों से गेट का पेंट हटा है, गेट का पेंट हटा है, उन उन जगहों पर गेट का जो लोहा है, गेट का जो लोहा है वो बाहर एक्सपोज हो रहा है कि नहीं? किससे एक्सपोज हो रहा है? तो मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर में, मतलब एयर जो मॉइस्ट हो, मतलब अरे जिसमें मॉइस्चर हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऐसा नहीं कि बस 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, महीनों के लिए, कि भाई अरे यार 1-2 साल में जो है ना गेट का पेंट निकल आया है बाहर, तो इतने जल्दी जल्दी जो है कौन उसको मेंटेन करवाता है कि देखो एक जगह से जो है पेंट निकल गया तो फिर से जो है ना पेंट करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ना। नॉर्मली 3-3 साल में जो है पुताइयाँ होती हैं घर में, तो उस समय जो है खिड़की दरवाज़ों पे पेंट हो जाता है। तो सोचा कि चलो ठीक है, पेंट जो है अगले साल करवानी है, दिवाली पर पुताई, तो करवा लेंगे। तो करीब 1 साल के लिए, करीब 1 साल के लिए वो जो गेट का लोहा है, गेट का जो लोहा है वो एक्सपोज्ड रहा। किसमें? मॉइस्ट एयर में, एक ऐसी हवा जिसमें मॉइस्चर है। इसके कारण क्या होगा कि उस जगह पर, ड्रॉ करके बताती हूं, ये गेट है, ठीक है, इसमें आपने अच्छा सा जो है पेंट किया हुआ था। ये गेट किसका है? लोहे का गेट है। किसका गेट है? लोहे का गेट है, आयरन गेट है। इस पे अच्छा सा पेंट किया हुआ था। अब कुछ कुछ जगहों से जो पेंट है वो निकल गया, है ना,
कुछ कुछ जगहों से, या एक काम करते हैं, ये तो पूरा लोहा बना दिया हमने, है ना, ये पूरा हम लोहा बना देते हैं, ये क्या है, आयरन है, आयरन गेट है ना, और इसके ऊपर अब हम पेंट कर देते हैं। चलो अब इसके ऊपर अब हम पेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, रेड कलर का हमने पेंट किया है। सामने वाला देखते साथ ही डर जाएंगे, अरे बाप रे लाल कलर का दरवाजा है इनका, तो नहीं आएंगे घर पे, ठीक है। ये लो, तो रेड पेंट किया गया है, रेड पेंट किया गया है। अब क्या हुआ, कुछ कुछ जगहों से पेंट निकल गया, कुछ कुछ जगहों से पेंट निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, और मैं तो कहती हूँ यहाँ से भी निकाल दो, क्या जाता है। तो कुछ कुछ जगह से पेंट जो है निकल गया, तो वहाँ का जो लोहा है गेट का वो एक्सपोज हो गया। तो ये बात भी मैं लिखूंगी, मैं सब कुछ लिखूंगी कि यहाँ क्या हुआ है, गेट का आयरन एक्सपोज हो गया, एक्सपोज हो गया, किसके सामने एक्सपोज हो गया, मॉइस्ट एयर के सामने, मॉइस्ट एयर में, और करीब 1 साल तक एक्सपोज्ड ही रहा। हमने ये जरूरत नहीं समझी कि अभी के अभी जाकर के इनके ऊपर जो है लाल पेंट चढ़ा दें फिर से। हमने सोचा कि यार जब पुताई होगी करवा लेंगे, क्या जाता है, अभी से क्या मगजमारी करना, ठीक है। तो 1 साल तक देखो यहाँ से पेंट निकला है, तो यहाँ से गेट का जो लोहा है वो एक्सपोज हो गया। भाई जहाँ से पेंट निकला वहाँ पे आप बोल सकते हो कि गेट का जो लोहा है, आयरन जो है वो एक्सपोज हो गया। अब इन्हीं जगहों पर पता है क्या होगा, एक ब्राउन सब्सटेंस आकर के, अभी तो दिख ही नहीं रहा, क्या करें क्या करें क्या करें, इन्हीं जगहों पर, ठीक है ना, इन्हीं जगहों पर क्या होता है ना, ब्राउन सब्सटेंस आकर के जमने लग जाता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो मैं डार्क से बना देती हूं। अब देखा, ब्राउन सब्सटेंस आकर के जो है जमने लगता है इन्हीं जगहों पर जहां से पेंट निकला है ना बेटा, जहां से पेंट निकला है वहीं का जो गेट का लोहा है वो एक्सपोज हुआ है। अरे जिन जिन जगहों से गेट का पेंट निकला है उन्हीं जगहों का जो आयरन है, लोहे गेट का जो आयरन है, जो लोहा है गेट का, वो एक्सपोज हो गया, करीब 1 साल के लिए एक्सपोज्ड ही रहा टू मॉइस्ट एयर, जिसके कारण यहाँ पर उन्हीं जगहों पर कुछ ब्राउन सब्सटेंस आकर के जमने लग गया, कुछ ब्राउन सब्सटेंस आकर के जमने लग गया। और इसी ब्राउन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रस्ट। ऐसा दिखता है, देखो ये लोहे की चेन है, इसमें जंग लग गई तो ये देखो ऐसी दिखने लगी, ऐसा रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है यहां पर आकर के, रेडिश ब्राउन कलर का यहां पर सब्सटेंस आकर के जमने लगता है। पूरे गेट में नहीं, कि पूरे गेट में नहीं, जिन जगहों से पेंट निकला हुआ है गेट पर, जिन जगहों से गेट पर, पूरे गेट पर जिन जगहों से पेंट निकला हुआ है, पूरे गेट पर जिन जगहों से पेंट निकला हुआ है, उन जगहों का लोहा, उन जगहों का आयरन लोहा एक्सपोज हो गया था। तो वहीं पर आपको ब्राउन सब्सटेंस जो है ना दिखाई देने लगेगा, उसी को हम बोलते हैं रस्ट, जंग। हाथ अगर ऐसे लगाओगे ना तो हाथ पे आकर के कुछ रेडिश ब्राउन पाउडर चिपक जाएगा, रेडिश ब्राउन पाउडर जो है ना यहाँ पर आकर के चिपक जाएगा हाथ पर, उसी को हम बोलते हैं रस्ट। और जहां आपको ये रस्ट दिखाई दे, समझ जाओ कि लोहे के गेट का जो लोहा है उसका कोरोजन शुरू हो गया है, रस्टिंग शुरू हो गई है भैया। इट्स हाई टाइम कि जाकर के पेंट कर दो, वरना रस्टिंग तो होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। आई बात समझ में? अभी तो आपने सोचा कि अरे सरफेस पे ही तो जो लोहा है उसका कोरोजन हुआ है। मैम सरफेस पर जो लोहा है ना केवल उसका कोरोजन हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा धीरे 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 करके भाई सरफेस पर जो आयरन है, सरफेस पर जो आयरन है वो तो खप जाएगा,
फिर नीचे का जो आयरन है वो सरफेस पे आ जाएगा, वो खप जाएगा, फिर नीचे का जो आयरन है वो आ जाएगा सरफेस पर, वो खप जाएगा, फिर और नीचे का जो आयरन है वो आ जाएगा सरफेस पर, वो खप जाएगा। तो ऐसे तो पूरा गेट खराब। और एक साल बाद आपने सोचा है कि चलो एक साल बाद जो है पुताई करवा देंगे, और हो सकता है कि उस एक साल में कुछ और जगहों से भी क्या हो जाए, पेंट निकल जाए, कुछ और जगहों से भी पेंट निकल जाए। लो बोलो, उन जगहों पर भी क्या होगा, आयरन जो है, लोहा जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, उसमें भी जो है कोरोजन शुरू हो जाएगा। तो पूरा का पूरा गेट ही जो है ना आपका बर्बाद हुआ जा रहा है। अब ये मत समझना कि मैम एक साल के बाद हमको करवानी है पुताई, पता चला जब पुताई करवाने की बात आई तो गेट ही गायब हो गया। क्यों? पूरा का पूरा जो गेट है वो खप गया, उसका जो आयरन है वो कोरोड हो गया। ऐसा नहीं होता। क्या समझाया मैंने कि ये प्रोसेस तो है, स्लो प्रोसेस है। डेफिनेटली गेट कमजोर हो सकता है। गेट कमजोर हो सकता है, क्या होगा, एक साल के पीरियड में गेट कमजोर हो जाएगा क्योंकि उसका लोहा कम होता जा रहा है। लोहा जो है वो रस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, लोहा जो है रस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। केमिकल रिएक्शन हो रही ना, तो रिएक्शन में तो हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। नया सब्सटेंस कौन सा बना है? ये रस्ट ही तो बना है, ये जंग ही तो बना है। तो जो लोहा है, जो आयरन है, वो रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो आयरन है वो रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली जो गेट है वो तो कमजोर होगा ही होगा, गेट कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गेट का जो आयरन है वो रस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, जंग में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो गेट तो कमजोर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा जो गेट है वही गायब हो जाएगी। अरे वो तो गायब हो गया, एक साल में गेट गायब, ऐसा नहीं होता। कमजोर होता जाएगा क्योंकि जो लोहा है वो धीरे धीरे से कन्वर्ट हो रहा है रस्ट में, तो वो कमजोर होता जाएगा, लेकिन इतना नहीं कि गेट ही गायब हो जाए। समझे? इतना समझ में आया है ना? तो एक काम करो, इसकी केमिकल रिएक्शन देख लो, है? देख लो केमिकल रिएक्शन। आयरन है, ऑक्सीजन है और पानी है, मॉइस्चर। मॉइस्ट एयर का मतलब तो यही हुआ ना, मॉइस्ट एयर का मतलब ये है कि हमको चाहिए पानी और हमको चाहिए ऑक्सीजन। और ये जो आयरन है वो इसी मॉइस्ट एयर से एक्सपोज हुई है, इसी मॉइस्ट एयर में एक्सपोज हुआ है। क्या? आयरन एक्सपोज हुआ है कहाँ? मॉइस्ट एयर में, यानी कि ऑक्सीजन और पानी में। क्या होगा? बन जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक का मतलब क्या होता है? फेरिक की प्लस मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो आयरन की है +3, ऑक्सीजन की है +2, क्रिस क्रॉस होके क्या बन जाएगा? Fe2O3 बन जाएगा, .XH2O। .XH2O, इस .XH2O का मतलब क्या होता है कि इसके साथ थोड़ा सा पानी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। की फेरिक ऑक्साइड तो है लेकिन इसमें पानी जुड़ा हुआ है, इसलिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती है, ये हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखती है। कौन? ये रस्ट, फेरिक ऑक्साइड, इसलिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। समझे? तो रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये सवाल आता है कि भाई केमिकली रस्ट क्या है, ये सवाल आता है कि केमिकली रस्ट क्या है, तो लिख के आना कि केमिकली रस्ट फेरिक ऑक्साइड है। लेकिन फेरिक ऑक्साइड कैसा या कैसी? तो अपनी स्किन का ध्यान रखने वाली, खूब पानी पीती है, तो हाइड्रेटेड रखती है अपने आप को। इसका मतलब क्या? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सिर्फ फेरिक ऑक्साइड नहीं लिख के आओगे, पूरा लिख के आओगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या बनता है? Fe2O3.XH2O। कि पानी जो है ना, देखा जाएगा कितना भी हो। It is formed due to attack of oxygen gas and water vapors present in the air on the surface of iron। तो ये जो बना है रस्ट, यही जो है ना रेडिश ब्राउन पाउडर होता है। रेडिश ब्राउन पाउडर होता है जो कि फ्लेकी है। फ्लेकी मतलब कि नॉन स्टिकी। ऐसा जैसे कि मैंने आपको बताया कि रस्ट बन गया है ना, रस्ट बन गया। अब वो रस्ट जो है लोहे पे ऐसे चिपका तो नहीं रहेगा, लोहे पे चिपका तो नहीं रहेगा, वो झड़ जाएगा वहां से। आप जाके छुओगे तो आपकी उंगलियों पे लग जाएगा। तो लोहा धीरे 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 धीरे, देखो ना, लोहा जो है वो धीरे 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 मॉइस्ट एयर के कारण कन्वर्ट हो रहा है किसमें? रस्ट में। आयरन धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है किसमें?
रस्ट में, एंटायरली न्यू सब्सटेंस में, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो लोहा धीरे धीरे खबराए, धीरे धीरे उसको खाया जा रहा है। तो भाई जो भी लोहे का सामान होगा वो तो कमजोर होगा ना, बिल्कुल होगा कि एक लात मारो तो वो गिरेगा सीधे। बताओ, लोहे का गेट क्यों? क्योंकि उसका जो आयरन है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है, धीरे धीरे उसको खाया जा रहा है, समझे? तो आयरन हमेशा ध्यान रखना कि हमें लेना है क्या? मॉइस्ट एयर, गीली एयर। गीली एयर मतलब क्या? एयर में ऑक्सीजन, और गीली मतलब क्या? पानी। तो ही क्या बनेगा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा। रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है ये, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है ये। नॉन स्टिकी होता है, चिपकता नहीं है, है ना? हाथ में भी अगर आपके आके चिपकेगा ना तो ऐसे से करो, झड़ जाएगा। फ्लेकी होता है, ठीक है ना? सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो कोरोजन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है क्या? रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? आयरन का कोरोजन। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने लोहे का गेट का एग्जाम्पल लिया कि हाँ, लोहे का गेट लगा हुआ है, बढ़िया। जब लगाया था तो बढ़िया पेंट करके लगाया था। अब कुछ जगहों से क्या करा, कुछ जगहों से क्या हुआ, कुछ जगहों से जो है पेंट निकल गया, कुछ जगहों से पेंट निकल गया। अब पेंट निकल गया तो आपने सोचा कि अरे यार, अभी तो लगाया था ये गेट, अभी तो पेंट करवाया था, फिर निकल गया, भाग, कितना पैसा खर्च होगा। 2 साल बाद पुताई करवाएंगे जब, तो उसको भी पेंट करवा देंगे। जहां जहां से पेंट निकला है ना लोहे के गेट का, जहां जहां से पेंट निकला है लोहे का गेट का, तो वहां हम मतलब पेंट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, छोड़ दो अभी, है ना? तो जहां जहां से पेंट निकला है वहां वहां का लोहे का, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, जहां जहां से पेंट निकला है, जहां जहां से पेंट निकला है वहां वहां का जो लोहा है, जो आयरन है गेट का, वो एक्सपोज हो जाएगा मॉइस्ट एयर में। भाई हवा तो गीली होती है ना, वाटर वेपर्स होते हैं, ऑक्सीजन तो होगी ना। तो जहां जहां से पेंट निकला है गेट में, जहां जहां से पेंट निकला है गेट में, वहां वहां से आप बोल सकते हो कि जो गेट का लोहा है, जो, अरे भाई गेट में जहां जहां से पेंट निकला है, गेट में जहां जहां से पेंट निकला है वहां वहां से गेट का जो लोहा है, गेट का जो क्या आयरन है, वो एक्सपोज हो जाता है मॉइस्ट एयर में। और मॉइस्ट एयर में क्या हाल होता है उस लोहे का? भाई लोहे के गेट का पेंट, लोहे के गेट का पेंट कुछ जगहों से निकल गया है। जहां जहां से पेंट निकला है, जहां जहां से पेंट उखड़ा है, वहां वहां का जो लोहा है, वहां वहां का जो आयरन है, वो एयर में एक्सपोज हो गया है। और लोहे का मॉइस्ट एयर में जब एक्सपोजर होता है, जब आयरन का मॉइस्ट एयर में, अरे क्या हुआ, लोहे का आयरन का जब मॉइस्ट एयर में एक्सपोजर होता है, तो सबको पता है क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है, रस्ट बनता है। तो जंग लगेगा और क्या लगेगा, है? लोहा समझ लिया। आगे बात करते हैं किसकी? कॉपर की। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर लस्टर और शाइन आफ्टर सम टाइम। वो देखा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? ना देखा हो तो आप देख लो, ये लो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हमें लगता है कि क्या ये हरी हरी सी जो है औरत बनाई है, ऐसे मशाल पकड़े हुए। हरी क्या, हरा क्या रंग होता है? अगर बनाना था तो ब्राउन बनाते। तो पता चला कि यार जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना था तो उसमें जो औरत बनी थी मशाल पकड़े हुए, वो ब्राउन ही थी। लेकिन जैसे 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 समय आगे बढ़ा, ये ब्राउन कलर ग्रीन कलर में, ब्लूइश ग्रीन कलर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसका? कॉपर के कोरोजन का। अभी तो हमने आयरन का कोरोजन पढ़ा, अब हम बात करते हैं कॉपर के कोरोजन की। तो कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी जो है कुछ समय बाद अपना लस्टर, अपनी जो शाइन है, जो चमक है, वो खो देते हैं। कैसे? द सरफेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स अक्वायर ग्रीन कोटिंग। ये जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके सरफेस पर एक ब्लूइश ग्रीन कोटिंग आ जाती है। किस चीज की? तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की।
ठीक है ना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का मतलब क्या है, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट का मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं है, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। कितना गंदा लिखा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट डॉट बेसिक डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो जो कॉपर की चीज़ें होती हैं, कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, वो भी कुछ समय बाद अपनी चमक, अपना लश्कर खो देते हैं, अपनी शाइन खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सरफेस पर ब्लूइश ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ब्लूइश ग्रीन कोटिंग आ जाती है। वो ब्लूइश ग्रीन कोटिंग किसकी होती है, इसी की होती है। जैसे वो रेडिश, वो लोहे के केस में, लोहे के केस में रेडिश ब्राउन कोटिंग किसकी थी, रेडिश ब्राउन कोटिंग किसकी थी लोहे के केस में, रश की थी ना, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की थी ना। अरे लोहे वाले केस में, लोहे वाले केस में ये रेडिश ब्राउन कवरिंग, ये रेडिश ब्राउन कोटिंग किसकी थी, रेडिश ब्राउन कोटिंग किसकी थी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की थी ना। तो वैसे ही कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर के केस में क्या होता है कि कॉपर की जो चीज़ें होती है ना, वो एक समय के बाद अपनी चमक, अपना लश्कर खो देती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक ब्लूइश ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो ब्लूइश ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी होती है, इसकी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। तो कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसकी कोटिंग आ जाती है ब्लूइश ग्रीन कलर की, जिसके कारण कॉपर की जो चीज़ें होती हैं वो अपना चमक वगैरह खो देती हैं। सवाल ये उठता है कि भैया ये कहाँ से आ गया, ये ब्लूइश ग्रीन कोटिंग कहाँ से आ गई, ये ब्लूइश ग्रीन कोटिंग कहाँ से आ गई। तो आपने बोला कि मैम ब्लूइश ग्रीन कोटिंग बनी है, किसकी बनी है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की बनी। मैं बार बार कापर बोल रही हूँ, कॉपर। तो आप बोलोगे कि मैम आप ही ने तो बताया कि वो जो ब्लूइश ग्रीन कोटिंग है वो किसकी है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि भैया ये आ कहाँ से गया, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहाँ से बन गया। तो देखो यहाँ पर वही है, एयर में जो है एक्सपोज्ड है। अरे कॉपर की जो चीजें हैं वो एयर में एक्सपोज्ड हैं बहुत समय तक। तो क्या होता है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ये तीनों ही मिलके अटैक कर देते हैं कॉपर के ऊपर। ये तीनों ही मिलके, कौन कौन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ये तीनों ही मिलकर के कॉपर के चीजों के ऊपर, जो कॉपर होता है, मतलब कॉपर की चीजों का जो कॉपर होता है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स का जो कॉपर होता है ना, उस पे ये अटैक कर देते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, एयर में पाए जाएंगे। तो कॉपर की किसी चीज को आपने, जैसे कि वो थी अपनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो ऐसे खुली पड़ी हुई है एयर में, है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर की बनी थी। अरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जब बनाया गया था, मतलब बनाया गया था, वो अभी भी कॉपर की ही है, तो वो कॉपर की बनाई गई थी। अब वो खुली हवा में, मतलब ऐसी जो है ना, एक्सपोज्ड है एयर में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर की ही है, बनी हुई है, और उसको बना करके उसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो बेचारी एक्सपोज हो गई किसमें, एयर में। एयर में तो इनकी गैंग बैठी है, किसकी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स की। तो इनकी गैंग ने क्या करा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो कॉपर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो कॉपर है, उसके कॉपर पे अटैक कर दिया। अटैक किया, क्या बना दिया, क्या बना दिया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लिया, जिसकी ब्लूइश ग्रीन कोटिंग होती है। इसीलिए बेचारी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आंटी जी हैं, वो देखो ऐसी नीली पड़ गई, ब्राउन से नीली पड़ गई। बनाया तो उनको अच्छा खासा ब्राउन ही था, कॉपर की ही बनी हुई थी ये। लेकिन क्या हुआ, कॉपर का बना करके, अरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कॉपर का बना करके उसको एयर में एक्सपोज करवा दिया। तो एयर में तो गैंग है, कौन सी गैंग है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स की। इस गैंग ने क्या करा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कॉपर को अटैक कर दिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के
कॉपर को अटैक कर दिया और क्या बना लिया, केमिकल रिएक्शन हुई है बकायदा, क्या बना लिया, अरे क्या बना लिया बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, ये अरे होल ट्वाइस सॉरी होल ट्वाइस, ये बना लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बना लिया। इसकी है ये ब्लूइश ग्रीन कोटिंग, तो पूरी की पूरी जो देखो नीली पड़ गई है तो अभी भी ये कॉपर की ही, अभी भी ये कॉपर की ही है, लेकिन क्या करें, अब इतनी बड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई है तो उसको घर के अंदर तो रख नहीं सकते हैं, रखना तो उसको बाहर ही पड़ेगा, है ना। और आप बोलोगे कि मैम कोई बात नहीं, एयर को कंट्रोल कर लो, कि एयर जो है, एयर में जो गैंग है, एयर में जो गैंग है किसकी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की। मैम एयर में जो गैंग है ना, एयर में जो गैंग है कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स की। मैम एयर में जो गैंग है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स की, इस गैंग को मना कर दो कि तुम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कॉपर पर अटैक मत करो। मैम इस एयर में जो गैंग है, गैंग को मना कर दो कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कॉपर पर अटैक ना करें। तो भैया ये हमारे भतीजे लगते जो हमारी बात मानेंगे, इनको हम नहीं रोक सकते, है ना। एयर पर जो, एयर में जो गैंग बनी है, एयर में जो गैंग बनी है किसकी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स की, इस गैंग को हम नहीं रोक सकते कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कॉपर पर जाकर के अटैक ना करें। मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को हम घर के अंदर नहीं रख सकते कि एयर में जो है ना वो एक्सपोज्ड ना रहे, अरे उसको अंदर नहीं रख सकते कि वो एयर में एक्सपोज्ड ना रहे, और ना ही एयर की गैंग को हम रोक सकते हैं। एक काम करते हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ा देते हैं, तो फिर बनाने का फायदा क्या हुआ, इतना महंगा, इतनी मेहनत से लगाया ही उसको इसलिए है ताकि दुनिया उसको देखे। अब उसको ढक देंगे कवर से तो क्या मतलब रह जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो जो लेडी है वो अभी भी कैसी है, नीली पड़ी हुई है, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो दुख भरी कहानी है वो आपको समझ में आई होगी। अब देखो ऐसा है कि ये जो कहानी है ये सिर्फ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कॉपर की नहीं है, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ये सिर्फ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कॉपर की नहीं है, अकेले उसकी नहीं है। अरे भाई जितने भी कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉपर आर्टिकल्स हैं, उन सब के कॉपर की भी यही कहानी है, यही कहानी है। ये मत सोचना कि अरे अरे सिर्फ इसी के साथ इतना जुल्म हो रहा है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कॉपर के साथ ही इतना जुल्म हो रहा है, इतना टॉर्चर हो रहा है कि भाई अब क्या करें, एयर में तो एक्सपोज्ड रहना ही है ना। एयर में जो गैंग है, एयर में जो गैंग है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो भी जो है ना आकर के कॉपर पर अटैक करेगी ही और क्या बना लेगी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी कि कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कहानी तो चाहे जो भी आपके पास कॉपर ऑब्जेक्ट हो उसके कॉपर की है। इसका असर हमको देखने को मिलता है ना, बहुत बड़ा असर हमको देखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि अरे, लेकिन ना 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 ना, चाहे आप कोई भी कॉपर ऑब्जेक्ट ले लो, उस कॉपर ऑब्जेक्ट को अगर आपने ऐसी हवा में एक्सपोज करके रखा हुआ है, चाहे कोई भी कॉपर ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे कोई भी कॉपर ऑब्जेक्ट ले लो, उसको अगर आपने यूं ही हवा में एक्सपोज्ड रखा है, चाहे आप कोई भी कॉपर ऑब्जेक्ट लो और उसको आप हवा में, एयर में ऐसे ही एक्सपोज्ड रखो, तो फिर उसका जो कॉपर है वो होगा कोरोड, जो मेटल है वो होगा कोरोड। तो ये क्या है, ये कॉपर का करोजन ही तो है, ये कॉपर का क्या है, कोरोजन ही तो है, मेटल। समझे? तो कोरोजन में सिर्फ ये मत समझना कि रस्टिंग आती है। अरे भाई रस्टिंग तो लोहे का कोरोजन है, कॉपर का कोरोजन भी होता है। अभी तो हम सिल्वर का भी कोरोजन देखेंगे। बेचारा सिल्वर कितना
नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, लेकिन फिर भी जो है सिल्वर कोरोड हो जाता है। गैंग जो है ना बास थोड़ी ना आती है। अच्छा उसमें तो गैंग भी नहीं है, उसमें तो खैर बताऊंगी, वो आगे बताऊंगी, यहाँ देख लो। तो चाहे आप कोई भी, आपके पास कोई भी कॉपर का ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपके पास कोई भी कॉपर का ऑब्जेक्ट हो, कोई भी कॉपर आर्टिकल हो, चाहे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो, चाहे ये पाइप हो, चाहे ये नलका हो, कुछ भी हो, टैप हो, अगर कॉपर के आर्टिकल को यूं ही हवा में एक्सपोज्ड रखा है, अगर कॉपर के ऑब्जेक्ट को, अगर कॉपर के आर्टिकल को यूं ही हवा में एक्सपोज्ड रखा है, तो उसका तो कोरोजन होना तय है। आई बात समझ में? उसका तो कोरोजन होना तय है। उसका जो कॉपर है उस पर अटैक कर देगी गैंग, कॉपर पर अटैक कर देगी गैंग, ये गैंग कॉपर पर अटैक कर देगी, ये गैंग। और क्या होगा बेचारा जो कॉपर है, कॉपर ऑब्जेक्ट का जो कॉपर है, कॉपर ऑब्जेक्ट का जो कॉपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? बेसिक कॉपर कार्बोनेट में, यानी कि कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। समझे? ये देखो कैसे ग्रीन ग्रीन सा हो गया नलका। अब नलका तो भाई इसका तो काम ही है पानी के कांटेक्ट में रहना, तो पानी तो इसके ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो देखो कितना ज़्यादा ग्रीन हो गया है, ये देखो ये कितना, देखो ग्रीन ग्रीन, हरा 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 हरा। ये हुआ कॉपर मेटल का कोरोजन। अब हम बात करते हैं सिल्वर मेटल के कोरोजन की। सिल्वर मेटल भी जो है वो टार्निश हो जाता है। सिल्वर मेटल के लिए ना, उसके कोरोजन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टार्निश हो जाना। कि सिल्वर मेटल भी क्या होता है, कुछ समय बाद अगर उसको ऐसी खुली हवा में जो है ना एक्सपोज रखा हुआ है, देखो जो भी हो रहा है ना वो एक्सपोजर से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है वो एक्सपोजर से ही हो रहा है। अगर आप कॉपर के बर्तनों को कायदे से जो है कवर करके रखते हो तो वो इतने कोरोड नहीं होते हैं, है ना। लोहे के गेट को भी अगर आप बचा के रखते हो तो वो कोरोड नहीं होता, मतलब लोहे का गेट नहीं, चाहे कोई भी लोहा हो, स्टील हो, स्टील में भी 98% तो आयरन ही होता है, बाकी जो ना कार्बन वगैरह भी होता है उसमें, है ना। तो स्टील हो, आयरन हो, इनको भी अगर आप बचा के रखोगे, किससे बचा के रखो? एयर से, है ना। एयर में जो गैंग है उससे बचा करके रखोगे तो कोरोजन नहीं होगा। वैसे जो सिल्वर है इसका सरफेस भी क्या होता है, टार्निश हो जाता है, कोरोड हो जाता है, दैट इज लूजेस लस्टर एंड बिकम्स डल। एकदम लस्टर इसकी, चांदी तो कितना बढ़िया चमकता है ना। चांदी के अभी जाओ सुनार की दुकान पे, सुंदर सुंदर बर्तन देखो, ऐसे चमकते हैं कि कुछ पूछो नहीं। लेकिन जहाँ सिल्वर टार्निश होना शुरू हुआ, जहाँ सिल्वर टार्निश होना शुरू हुआ तो उसके टार्निश में होता क्या है, डल हो जाता है ना। उसकी लस्टर पूरी चली जाती है और वो काला काला सा जो है ना दिखने लगता है। वो कालापन क्यों आ रहा है, चलो देखते हैं। This is due to the formation of a coating of black silver sulfide। दद्दा जो सिल्वर का कलर डल होता जा रहा है, उसकी चमक जो जा रही है, जो वो डल दिख रहा है अब, और जो काला कालापन उसमें छा रहा है, वो काला कालापन क्यों छा रहा है? सिल्वर के ऑब्जेक्ट की जो चमक जा रही है, जो लस्टर जा रहा है, सिल्वर के आर्टिकल की, सिल्वर के ऑब्जेक्ट की जो लस्टर जा रही है, जो चमक जा रही है, जो डल हो रहा है वो, और वो काला काला पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। किसकी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की। किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की। ऑन इट्स सरफेस बाय द एक्शन ऑफ H2S गैस प्रेजेंट इन द एयर। इसीलिए कहा था कि अभी जिन गैसेस का से मुझे मतलब है, जिन गैसेस से मुझे मतलब है उनकी मैं बात करूंगी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S गैस, इन सब की बात हो रही है। तो जैसे कि सिल्वर है ना, ये जैसे ये है सिल्वर है, सिल्वर की ये प्लेट है, चांदी की प्लेट है, चांदी की क्या है, चम्मच है। तो इनको अगर आपने ऐसी खुली हवा में रख दिया, चांदी के बर्तनों को, चांदी के बर्तन है, चम्मच है और प्लेट वगैरह है, इनको अगर आपने ऐसी खुली हवा में छोड़ दिया, खुली हवा में जो है ना इनको रख दिया, एक्सपोज कर दिया एयर में, तो एयर में क्या होता है? एयर में क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। ये हाइड्रोजन अब तो यहाँ पे तो गैंग भी नहीं है, यहाँ पे तो गैंग भी नहीं है। एक ही गैस ने क्या करा है, काम तमाम कर दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो वो आकर के जो है सिल्वर पे अटैक करेगी और क्या बन जाएगा? सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा, Ag2S बन जाएगा।
जो कि ब्लैक कलर का होता है और ये साइड से जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल लेगी। लेकिन हाँ, ये जो सिल्वर सल्फाइड है, ये सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है और इसीलिए चांदी के बर्तन काले पड़ने लगते हैं। चमक तो गई तेल लेने, लश्चर तो गया तेल लेने, चमक चली गई है, बर्तन जो है वो डल दिख, मतलब जो भी आपके पास सामान है चांदी का, हमारे पास अभी बर्तन है एग्जाम्पल के लिए, तो वो बर्तन जो एकदम काले से पड़ रहे हैं, चमक जा चुकी है, डल हो रहे हैं और काले काले हो रहे हैं। काले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट है एयर में, और वही गैस क्या करती है? सिल्वर को अटैक करती है और क्या बना लेती है? सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड। यही होता है ब्लैक कलर का, और इसीलिए ब्लैक कलर की कोटिंग जो है आपको चांदी के चीजों के ऊपर दिखाई देगी। अरे सिल्वर सल्फाइड बन रहा है भैया, सिल्वर सल्फाइड, ये ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग। और इसी कोटिंग के कारण जो भी आपके पास बर्तन है, सामान है चांदी का, वो काला काला दिखाई देने लग जाता है। तो ये रिएक्शन भी आपको नहीं भूलनी है, समझे? आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है बिकॉज इट वीकन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द। अब देखो ऐसा है, आपके घर के गेट में अगर जंग लग गई है तो उससे नुकसान किसको होगा? एज सच नुकसान तो किसी को भी नहीं होगा, है ना? आपको भी क्या ही नुकसान होगा। हाँ, मतलब सिक्योरिटी पर्पज से वो अलग बात है कि आपका गेट जो है वो कमजोर हो जाएगा, तो गेट को जो है कोई भी तोड़ के अंदर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, गेट टूट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन आपके गेट में अगर जंग लग रही है तो इससे आपके पड़ोसी को तो नुकसान नहीं होगा। क्यों रे, हमारे गेट में जंग लग रही है और जो पड़ोसी है वो रो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। किसी दूसरे को नुकसान होगा भाई। अगर सपोज आपके या चलो मेरे घर के गेट में जंग लग जाए, अगर मेरे गेट के घर में जंग लग जाए, उससे आपको क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। लेकिन लोहा सिर्फ घर के गेटों को बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता है। बड़े बड़े ब्रिजेस, है ना, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, जाने गाड़ियां, ये सब कुछ तो लोहे की ही बनती हैं। तो अगर उनमें कोरोजन होता है, रस्टिंग होती है, तो फर्क पड़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिजेस, आयरन पार्ट्स ऑफ रेलिंग्स, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा, इन सब में अगर रस्टिंग होती है, इन सब में अगर आयरन कोरोड होता है तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। हर साल लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है इन लोहे और स्टील के चीज़ों में जो रस्टिंग होती है, जो जंग लग जाती है, उसको मेंटेन करने में जो है ना खर्च हो जाता है। ज़रा सोचो, वैसे इकोनॉमी का क्या हाल, ऊपर से जो है हर साल इतना लमसम मनी लग जाता है उनको। जो लोहे, जो ऑब्वियस सी बात है, जो लोहे की चीज़ें जो है ख़राब हो गई हैं, है ना, जंग लग गई हैं, स्टील की चीज़ें जिनमें जंग लग चुकी हैं, भाई जंग लग गई तो लग गई, अब तो वो कमज़ोर हो गया। सपोज एक ब्रिज है, ब्रिज का ये जो तार है ये लोहे का था, अब इसमें जंग लग गई, ये कमज़ोर हो गया, तो अब इसका क्या ही हो सकता है? आप बोलोगे कि मैम पेंट कर देते हैं। अरे पेंट तो कर देंगे, पेंट से क्या होता है? पेंट को अगर आप ये समझते हो कि पेंट करने से जो है कोरोजन रिवर्ट हो जाएगा, कि जो लोहा फेरिक ऑक्साइड में, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, वो वापस से लोहे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो आपकी गलतफहमी हुई। पेंटिंग से क्या होता है कि फर्दर कोरोजन नहीं हो पाता, फर्दर और आगे जो है ना जंग नहीं लग पाती। लेकिन जो जंग बन चुकी है, जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन चुका है, उससे आप लोहा वापस लेकर के नहीं आ सकते हो। तो अगर आप बोलते हो कि मैम ब्रिज का अगर ये लोहे का तार अगर इसमें जंग लग गई है, खराब हो गया है, तो इसको आप पेंट कर दो। अरे पेंट करने से क्या होगा भैया? ये जो ब्रिज है ना, इस पे सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं डेली। अगर ये ब्रिज ही मजबूत नहीं रहा तो जो गाड़ियां चलेंगी उससे क्या होगा? प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ब्रिज टूट जाएगा, तो लोगों को नुकसान होगा ना, जाने चली जाएंगी। तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं कि अरे क्या हो गया, तार ही तो जो है ना रस्ट हुआ है, पेंट कर दो उठा के। अरे पेंटिंग से फर्दर रस्टिंग प्रिवेंट हो सकती है, पेंटिंग से फर्दर रस्टिंग प्रिवेंट हो सकती है। लेकिन जो कमजोर हो चुका है लोहे का तार, उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता। इसलिए सिर्फ इसको रिप्लेस करना ही एक आखिरी ऑप्शन होता है, इकलौता ऑप्शन होता है। तो हर साल सरकार जो है ढेर सारा पैसा खर्च करती है, ढेर सारा पैसा खर्च करती है कि भैया किसी तरीके से जो लोहे और स्टीलों की चीज़ों के ऊपर जंग लगी उसको रिप्लेस किया जाए। तो नुकसान तो हमारे टैक्स हमको ही देना पड़ेगा, है ना।
द रीजन इज दैट द रेडिश ब्राउन क्रस्ट नहीं, रस्ट होगा, अच्छा सॉरी द रेडिश ब्राउन क्रस्ट ऑफ रस्ट डज नॉट स्टिक टू द सरफेस। अच्छा, मैं तो कहती हूं कि अगर जो रस्ट है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो रस्ट है, अगर वो लोहे के सरफेस पर चिपका भी रहे तो शायद इतना कमजोर ना पड़े वो लोहे का ऑब्जेक्ट। रस्ट नॉन स्टिकी है, फ्लेकी है, वो तो झड़ जाता है, तो जो लोहे का ऑब्जेक्ट है वो कमजोर होता जाता है। ऊपर का जो आयरन है, मतलब ऊपर का जो आयरन था, सरफेस पर जो आयरन था वो तो रस्ट में कन्वर्ट हो गया, वो झड़ जाएगा। फिर नीचे का आयरन सरफेस पे आएगा, फिर वो रस्ट में कन्वर्ट होगा, फिर वो झड़ेगा। फिर और नीचे का आयरन आएगा सरफेस पर, वो भी रस्ट में कन्वर्ट होगा, वो भी झड़ेगा। फिर और नीचे का आयरन सरफेस पे आएगा, वो भी रस्ट हो, वो भी जना, वो भी करोड़ होगा, उसका भी जना रस्ट बनेगा, वो भी कन्वर्ट होगा रस्ट में। तो द रीजन इज दैट रेडिश ब्राउन जो क्रस्ट है रस्ट का, अगर वो सरफेस पे ही रहे तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन वो सरफेस पे रहता नहीं ना, वो चिपकता नहीं है, वो झड़ जाता है। इट पील्स ऑफ और फॉल्स डाउन एक्सपोजिंग फ्रेश सरफेस फॉर रस्टिंग। अगर वो जैसे कि सरफेस पर जंग लग गई, सरफेस का जो लोहा था वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया। अरे सरफेस पर जो लोहा था, जो आयरन था, वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया। सरफेस पर जो लोहा था ना बेटा, सरफेस का जो आयरन था वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया, फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो कम से कम अब वो वहीं चिपका रहता तो नीचे का जो आयरन है वो सरफेस पर ना आता, नीचे का जो आयरन है वो सरफेस पे ना आता, वो रस्ट में ना कन्वर्ट होता। यहां तो अलग ही खिचड़ी पकड़ी है ना, कि सरफेस पर जो लोहा था वो कन्वर्ट हो गया रस्ट में, वो निकल गया, झड़ गया। फिर नीचे का आयरन सरफेस पे आ गया, फिर वो करोड़ हुआ, वो झड़ के निकल गया। फिर और नीचे का आयरन सरफेस पे आया है, वो जो है करोड़ हुआ, वो जो है कन्वर्ट हुआ रस्ट में। अगर सरफेस पर जो आयरन है, जो लोहा है, जो कन्वर्ट हुआ है रस्ट में, अगर वो वहीं के वहीं रहे तो नीचे का जो आयरन है वो सरफेस पे ना आए, और अगर सरफेस पे नहीं आएगा तो फिर वो कोरोड भी नहीं होगा। तो मतलब फर्दर कोरोजन जो है ना हो पाएगा कि चलो सरफेस पर जो आयरन था उसकी तो बैंड बजनी थी, सरफेस पर जो लोहा था उसकी तो बैंड बजनी थी, वो कन्वर्ट हो गया रस्ट में। लेकिन कम से कम नीचे जो आयरन है वो तो ना हो कन्वर्ट रस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि रस्ट की तो प्रॉपर्टी कि भैया हम तो नॉन स्टिकी हैं, हम तो झड़ जाएंगे, तो झड़ गया। तो नीचे का जो आयरन है अब वो एक्सपोज होता जाता है, रस्ट में कन्वर्जन होता जाता है, धीरे धीरे करके जो लोहे का ऑब्जेक्ट है वो कमजोर हो जाता है। The reason is that the reddish brown crust of rust does not stick to the surface, it peels off or falls down, exposing the fresh surface for rusting. Thus, corrosion of iron is a continuous process which ultimately eats up the whole iron object. और धीरे धीरे बहुत सालों बाद पूरा का पूरा वो लोहे का ऑब्जेक्ट ही गायब, 1-2 साल में गायब नहीं होता है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जब इतनी समस्या है तो कुछ ना कुछ तो तरीका होना चाहिए ना कि रस्टिंग को प्रिवेंट किया जाए। तो पहला तो वही है, पेंट कर दो उठा करके। लेकिन पेंट से हमेशा ध्यान रखना कि ये प्रिवेंशन मेथड है। पेंटिंग क्या है? एक प्रिवेंशन मेथड है कि भैया जो रस्टिंग हो चुकी है अब वो तो हो गई, जो लोहा रस्ट में कन्वर्ट हो चुका है वो तो हो गया, अब और लोहा रस्ट में कन्वर्ट ना हो, इसीलिए उसके ऊपर पेंट कर दो ताकि उसका जो कांटेक्ट है एयर की गैंग से वो खत्म हो जाए। ऑक्सीजन और पानी से जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाए, इसीलिए लोहे के ऊपर पेंट कर दो। तो कम से कम जो रस्ट बन चुका, जो लोहा रस्ट में कन्वर्ट हो चुका वो तो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब तो और फर्दर ना कन्वर्जन हो। तो आयरन आर्टिकल्स सच एज विंडो ग्रिल्स, आयरन गेट, स्टील फर्नीचर, रेलवे कोचेस, बॉडीज ऑफ कार्स, बसेस एक्सेट्रा सब क्या होते हैं? पेंट किए जाते हैं। बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, तेल लगा दो, है ना, मैकेनिकल टूल्स में, मशीन पार्ट्स में, तो उससे भी कई हद तक जो है क्या बोल सकते हैं, जो रस्टिंग है वो प्रिवेंटेड रहती है ना। मशीन, अब देखो आपके घर का जो गेट है उस पर तो आप जाके तेल लगा नहीं सकते हो,
है ना, कि बढ़िया उसकी तेल मालिश कर दी। क्यों? क्योंकि पापा ने बोला है कि हम तो केवल 2 साल बाद ही, मतलब अगले 2 साल बाद ही हम क्या करेंगे, पुताई करवाएंगे, तभी जो है लोहे का गेट क्या करवाएंगे, पेंट करवाएंगे। उसके पहले आपने सोचा कि अरे यार रस्टिंग को तो जो है हमें प्रिवेंट करना चाहिए, वरना जो लोहे का गेट है वो कमजोर हो जाएगा, रस्ट जो है वो, सॉरी, जो आयरन है वो रस्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, आयरन रस्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो जो गेट है वो कमजोर कमजोर कमजोर, बहुत कमजोर बनता जाएगा। तो लेकिन पापा तो मान ही नहीं रहे, पापा ने बोला कि नहीं हम तो 2 साल बाद ही करवाएंगे पुताई, जो भी होगा 2 साल बाद ही होगा, अभी कुछ नहीं कर रहे। तो फिर आपने अपना जो है साइंटिस्ट दिमाग लगाया कि अरे मैम ने हमको पढ़ाया था कि हम जो है ना तेल लगा सकते हैं, तो जाके कर दी उसकी चंपी। अरे उससे कुछ नहीं होने वाला है। मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, जो टूल्स वगैरह होते हैं, मैकेनिकल टूल्स, उनमें जो है ना ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाती है। ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह करने से क्या होता है ना, फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। लेकिन लोहे के गेट पर, अब रेलवे कोचेस में जो है ना पेंट उखड़ रहा है, वहाँ पे जंग लग रही है, तो वहाँ पे जाकर कोई तेल लगाएगा नहीं, उसको तो पेंट ही करना पड़ेगा ना यार। एनीवेज, गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, देखो आयरन या स्टील के ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए उसको पिघले हुए जिंक से कोट कर देते हैं। आयरन या स्टील को रस्टिंग से बचाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को पिघले हुए जिंक से कवर कर देते हैं, कोट कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम रिएक्टिविटी सीरीज में आपने हमको बताया था कि जो जिंक है वो तो आयरन के ऊपर आता है। मैम रिएक्टिविटी सीरीज में आपने हमको बताया था कि जो जिंक है वो तो आयरन के ऊपर आता है। इसका मतलब क्या कि जो जिंक है वो तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। मैम जिंक तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर जिंक की हम कोटिंग लगा देंगे, एक लोहे का सपोज तार है, एक लोहे का तार है या स्टील का तार है, उसके ऊपर आपने जो है पिघले हुए जिंक की क्या करी है, कोटिंग चढ़ा दी है। अब पिघला मतलब जिंक को पिघला करके उसकी कोटिंग चढ़ाते हैं, बाद में तो वो सॉलिडिफाई हो ही जाता है ना। तो मैम जिंक तो क्या एयर से रिएक्ट नहीं करेगा क्या, क्योंकि वो तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आयरन रिएक्ट कर रहा है, अगर आयरन रिएक्ट कर रहा है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से, पानी से, अगर आयरन रिएक्ट कर रहा है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड पानी से, ऑक्सीजन एंड पानी से, तो फिर तो जिंक को भी करना चाहिए, वो तो और रिएक्टिव है आयरन से। रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो आयरन के ऊपर आता है। तो मैम ये तो क्या लॉजिक हुआ कि आयरन को बचाने के लिए, स्टील को बचाने के लिए जिंक की कुर्बानी दे दी गई। हाँ, यही होता है कि हमें तो लोहे को बचाना है, हमें लोहे को बचाना है, हमको आयरन को बचाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए हम जिंक को भी जो है ना कुर्बान कर सकते हैं कि बेटा जिंक तुम जो है कोट बना लो, जिंक तुम जो है एक कवरिंग बना लो लोहे के ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जिंक बोलेगा कि भैया मैं तो ज्यादा रिएक्टिव हूं लोहे से, मैं तो ज्यादा रिएक्टिव हूं लोहे से, आयरन से, तो मैं तो और जल्दी कोरोड होऊंगा। तो मैं बोलूंगी कि हो जाओ, कम से कम तुम्हारे कोरोजन से अंदर का जो आयरन है वो तो सेफ रहेगा। कि जैसे ये आयरन है, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, पिघले हुए जिंक की कोटिंग चढ़ा दूंगी। ये अंदर का क्या है, ये अंदर का पूरा आयरन है, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ है, यहां पर मैंने जिंक की कोटिंग चढ़ा दी है, ये पूरी जिंक की कोटिंग चढ़ा दी मैंने। अब जिंक बोलेगा कि क्या मैं मजाक हूं क्या, मैं तो आयरन के ऊपर आता हूं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मैं तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो क्या मैं कोरोड नहीं होऊंगा क्या एयर में। मैं बोलूंगी कि हाँ जिंक, हाँ तुम जो हो आयरन के ऊपर आते हो रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक तुम आयरन के ऊपर आते हो रिएक्टिविटी सीरीज में, तुम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो, लेकिन तुम ऊपर ही रहोगे, तुम कोट बना के रहोगे। जिंक बोलेगा कि अरे यार मैं तो कोरोड हो जाऊंगा, तो मैं बोलूंगी कि हो जाओ, कम से कम तुम्हारे कोरोजन से अंदर का जो लोहा है वो तो सेफ रहेगा ना। तो ये एक तरह से सैक्रिफाइजल कोटिंग हो जाती है जिंक की तरफ से कि ठीक है भैया हम कोरोड हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो अंदर का आयरन है वो कोरोड नहीं होना चाहिए, समझे। तो दैट इज कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विथ थिन लेयर ऑफ जिंक।
जिंक की जो है लेयर बना दी जाती है। ठीक, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबव द, अरे ये क्या हुआ, वी हैव डिस्कस्ड अबव दैट द कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है खर्च किया जाता है ताकि जो जंग लगा हुआ लोहा है, आयरन है, उसको रिप्लेस किया जा सके। बट कोरोजन ऑफ मेटल इज नॉट ट्रबलसम, लेकिन सभी मेटल्स का, बट कोरोजन ऑफ ऑल द मेटल्स, सभी मेटल्स का जो कोरोजन है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है कि आप सोचो कि यार जितने भी मेटल्स हैं उन सबको कोरोजन हो सकता है और सबके कोरोजन से हमें नुकसान हो सकता है, सबके कोरोजन से हमें परेशानी हो सकती है, ऐसा नहीं है। समटाइम्स कोरोजन ऑफ मेटल्स इज एन एडवांटेजेस, कुछ कभी कभी मेटल्स का कोरोजन हमारे लिए एडवांटेजेस भी होता है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द अंडरनेथ मेटल फ्रॉम फर्दर डैमेज, कि अंदर जो मेटल है वो आगे जाकर के जो है कोरोड नहीं हो पाता है। आप बोलोगे कि मैम ये क्या चल रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी अपना लस्टर जो है खो देते हैं, डल हो जाते हैं कुछ समय बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की चीज़ों को भी आपने एक्सपोज रखा है एयर में, एल्यूमिनियम की चीज़ों को भी, ऑब्जेक्ट्स को भी आपने एयर में एक्सपोज रखा है। तो एयर में जो गैंग है, मॉइस्ट एयर, ठीक है, उसके कांटेक्ट में एल्यूमिनियम आ जाता है और सरफेस पर जो एल्यूमिनियम होता है वो बेसिकली कोरोड हो जाता है। क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। नहीं समझ में आया? देखो, ये है एल्यूमिनियम का एक पाइप, अरे कितना गंदा बनाया, रुको एक मिनट। ये है एल्यूमिनियम का एक पाइप, ये पूरा क्या है? उसका सरफेस पर क्या है? सरफेस पर एल्यूमिनियम ही है। अरे सरफेस पर क्या है? सरफेस पर एल्यूमिनियम ही है। अब इस पाइप को छोड़ दिया हवा में एक्सपोज्ड, ये एल्यूमिनियम का पाइप है, पाइप का ये सरफेस है, सरफेस पर क्या है? एल्यूमिनियम ही है। इस पाइप को छोड़ दिया खुली हवा में, हवा में क्या है? गैंग है, क्या? मॉइस्ट एयर, ऑक्सीजन, पानी, जो कि सरफेस के एल्यूमिनियम को अटैक कर देते हैं। सरफेस पर जो एल्यूमिनियम है, अरे मॉइस्ट एयर क्या करेगी? मॉइस्ट एयर आकर के सरफेस पर जो एल्यूमिनियम है उसको अटैक करेगी। मॉइस्ट एयर आकर के क्या करेगी बेटा? मॉइस्ट एयर आकर के सरफेस पर जो एल्यूमिनियम है उसको अटैक करेगी और क्या बना लेगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को कन्वर्ट कर दिया भैया। ये एल्यूमिनियम का पाइप था, पाइप का सरफेस था, सरफेस पर क्या था? एल्यूमिनियम। अब उसको छोड़ दिया तुमने खुली हवा में। हवा कैसी है? गीली है, मतलब कि मॉइस्ट एयर है। तो वो जो मॉइस्ट एयर है वो सरफेस के एल्यूमिनियम पर आकर के अटैक करेगी। मॉइस्ट एयर आकर के अटैक करेगी। ये क्या हुआ? मॉइस्ट एयर आकर के अटैक करेगी। अटैक किसके ऊपर? सरफेस पर जो एल्यूमिनियम है उस पे। सरफेस पर जो एल्यूमिनियम है ना उस पे आकर के अटैक करेगी और उसको कन्वर्ट कर देगी किसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट करेगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। जो सरफेस पर जो एल्यूमिनियम है, सरफेस पर जो एल्यूमिनियम है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट एयर ने आकर के अटैक किया है। अब ये जो लेयर बनी है ये कैसी है? ये इम्परवियस है, मतलब कि ये नॉन पेनिट्रेबल है। इस लेयर को, इस मतलब यहां पर पूरा क्या हुआ है ना, यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई है, समझे? यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई है। अरे एक मिनट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई है। ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। ये है इम्परवियस, मतलब कि इसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता। अब ये जो मॉइस्ट एयर है ये खड़ी हुई है, ये मॉइस्ट एयर ये खड़ी हुई है कि जैसे ही ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर हटेगी, जैसे ही ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की
लेयर हटेगी, अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो सरफेस पर आ जाएगा, और जैसे ही अंदर का एल्यूमिनियम सरफेस पर आया, हम उसको भी अटैक करके कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बोलती है, ये हरी हरी, कि मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मॉइस्ट एयर बोलती है, मॉइस्ट एयर बोलती है कि अच्छा बेटा तू नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, हम तुमको पेनिट्रेट कर देंगे, तुम्हारे अंदर घुस के अंदर चले जाएंगे, तुमको चीरते हुए अंदर चले जाएंगे, तुमको चीरते हुए। मॉइस्ट एयर बोली, मॉइस्ट एयर बोली किससे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर से, कि हम तुमको पेनिट्रेट करते हुए, तुमको चीरते हुए अंदर घुस जाएंगे, और अंदर का जो एल्यूमिनियम है उसको जो है क्या करेंगे, कोरोड करेंगे। तो ये लेयर बोलती है कि ना जी ना, मैं तो इम्परवियस हूँ, मतलब कि मुझ पे तो तुम पेनिट्रेट कर ही नहीं सकते हो, मेरे अंदर घुस ही नहीं सकते हो, तो क्या होगा, फर्दर जो कोरोजन है वो रुक जाएगा। आई होप इतना सबको समझ में आया। सो दिस लेयर डज नॉट अलाउ moist air to come in contact with the metal and hence protects the metal underneath from further damage। तो यहाँ पर तो अच्छा ही हुआ, यहाँ पर तो अच्छा ही हुआ ना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई। माना कि जो सरफेस पर एल्यूमिनियम था, माना मैंने कि सरफेस पर जो एल्यूमिनियम था वो कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। आई एक्सेप्ट कि सरफेस पर जो एल्यूमिनियम था वो कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, लेकिन कम से कम इसकी जो लेयर बनी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी है, Al2O3 की एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी है, अब कम से कम इस लेयर के कारण फर्दर जो एल्यूमिनियम है अंदर वो तो नहीं कोरोड हो पाएगा ना, इस लेयर के कारण। अच्छा हुआ कि बन गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, अच्छा हुआ। कम से कम इस लेयर के कारण, इस लेयर के कारण, इस ऊपर वाली लेयर के कारण, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर के कारण अब जो नीचे का एल्यूमिनियम है मेटल, वो तो कम से कम कोरोड नहीं होगा ना। तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि हर मेटल का जो कोरोजन है वो ट्रबलसम नहीं होता है, परेशान करने वाला नहीं होता है। कि कहने को तो यहां पर भी कोरोजन ही हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो कहने को तो ये भी कोरोजन है, लेकिन इस कोरोजन से हुआ क्या, फर्दर कोरोजन प्रिवेंट हो गया। जो नीचे वाला एल्यूमिनियम है वो कोरोड ना हो पाया, क्यों, क्योंकि मॉइस्ट एयर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाई इस लेयर को। So this layer does not allow moist air to come in contact with the metal and hence protects the metal underneath from further damage. Thus a common metal which is highly resistant to corrosion is aluminium. तो एक ऐसा मेटल जो कि काफी रेजिस्टेंट होता है कोरोजन के लिए, वो है क्या, एल्यूमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑयली चीजों को ऐसी खुली हवा में छोड़ देते हैं, है ना, बहुत समय के लिए, और जब वापस आके उसको देखते हैं तो कुछ बदबू सी आती है, कुछ ऐसा लगता है, और अगर उसको हमने खा लिया है ना, तो ऐसा लगता है कि बाप रे क्या खा लिया, आँख उल्टी कर देते हैं हम, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऑयली चीज़ों को यूं ही खुली हवा में छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए, और जब वापस आके देखते हैं तो उनमें अजीब सी बदबू आ रही होती है, उनका टेस्ट भी जो है खराब हो चुका रहता है। तो हम बोलते हैं कि दद्दा वहाँ पे तो रेंसिडिटी हो गई है। रेंसिडिटी का मतलब क्या है कि वो जो ऑयली चीज़ें हैं, जो ऑयली फूड आइटम्स हैं, उनके अंदर जो ऑयल है, जो फैट्स हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्यों, अरे खुली हवा में छोड़ा था ना, तो खुली हवा में क्या है, एयर है, एयर में क्या ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो बैठी रहती है कि मैं किसको ऑक्सीडाइज करूं, किसको करूं, किसको करूं। हमने जो है ना ऑयली, जैसे कि हमने चिप्स हो गए, चिप्स को जो है ना, चिप्स तो फ्राइड ही होते हैं, तो उनको हमने खुली हवा में छोड़ दिया, तो हवा में जो एयर होगी ना, हवा में जो ऑक्सीजन होगी, एयर में जो ऑक्सीजन होगी, वो ऑक्सीजन जाकर के चिप्स के अंदर जो फैट्स हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। चिप्स के अंदर जो फैट्स हैं, चिप्स के अंदर जो फैट्स हैं, चिप्स के अंदर जो फैट्स हैं, जो ऑयल्स हैं, उसको जाकर के ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, जिसके कारण अजीब से कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं, और कंपाउंड्स के कारण ही गंदी सी स्मेल आती है और टेस्ट भी जो है ना खराब हो जाता है।
तो उसे हम बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी. So we have often noticed that a food containing oil या fat, if left for a long time, that is stale food, develops bad taste and bad smell. This is because जो oils, जो fats हैं उस खाने में वो oxidized होते हैं with the passage of time. Please ध्यान रखना कि आपने चिप्स जो हैं फ्राइड होते हैं, उनमें तेल है, फैट्स है, उसको आपने खुली हवा में यूं ही छोड़ दिया लंबे समय के लिए. जब वापस आके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार इसका तो टेस्ट खराब हो गया, बर्बाद हो गया और बदबू भी आ रही है. क्यों? क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जा करके चिप्स में जो ऑयल्स हैं, जो फैट्स हैं, उनको जाकर के ऑक्सीडाइज कर देती है. एयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन चिप्स में जो फैट्स हैं, जो ऑयल्स हैं, उनको जाकर के ऑक्सीडाइज कर देती है. तो प्रोडक्ट्स, कंपाउंड्स जो हैं बनते हैं इस ऑक्सीडेशन के कारण, और वो कैसे होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, उड़ जाते हैं. भाई रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो कंपाउंड्स बनेंगे ना, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा. तो कंपाउंड्स बनते हैं इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से. वो कैसे होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, जिनके कारण बदबू, मतलब उड़ेंगे ना वो. वॉलेटाइल मतलब क्या, जो उड़ जाते हैं, जिनकी जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. वॉलेटाइल कंपाउंड्स का मतलब क्या है, जब फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है, जब फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो रिजल्ट में कुछ कंपाउंड्स बनते हैं. वो कैसे होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, मतलब कि वो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही वेपर्स हमारी नाक में घुसती हैं तो हमको बदबू आने लगती है. एंड हैव अ बैड स्मेल. For this reason, the taste of the food also changes. The oxidation of oils and fats in the food resulting into the bad smell and bad taste is called rancidity. और इसी को हम बोलते हैं rancidity कि भैया खाने में जो ऑयल्स हैं, जो फैट्स हैं, वो ही ऑक्सीडाइज हो गए हैं, जिसके कारण बदबू आ रही है, गंदा टेस्ट आ रहा है. उसको हम बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी. अब सवाल ये है कि कैसे इसको रोका जाए रेंसिडिटी को. तो पहला तो ये है एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो. नाम से ही समझ में आ रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीजन का अटैक रोकेंगे. एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीजन का ही अटैक रोक देंगे. In the food industry, a number of special type of substances are added before packing them, which slow down the process of oxidation. Such substances are called antioxidants. कि जितने भी हमारे पैक्ड फूड्स आते हैं, चिप्स एंड ये सब वगैरह, इन सब में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन का जो प्रकोप है वो थोड़ा सा कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए. वैक्यूम पैकिंग, कुछ जगहों में आपने देखा होगा, है ना, जैसे कि अब जो नॉन वेज है, जो कुछ सब्जियां हैं, इनको वैक्यूम पैक किया जाता है. मतलब इनको पैकेट में भरते हैं और पूरी की पूरी पैकेट के अंदर की जो एयर है वो चूस लेते हैं. तो बिल्कुल टाइट ऐसी पैकिंग हो जाती है, दिख रही होगी आपको, है ना. तो पैकेट में भरते हैं और पैकेट के अंदर जो एयर होती है उसको चूस लेते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं. उससे क्या होता है, जब अंदर एयर ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी. जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो काहे का ऑक्सीडेशन, फैट्स एंड ऑयल्स का. कैसे जो है ना रेंसिडिटी होगी. सो इफ अ नंबर ऑफ केसेस आफ्टर पैकिंग द फूड द कंटेनर इज इवैक्यूएटेड बिफोर सीलिंग इट सो दैट द एयर ऑक्सीजन so that no air or oxygen is available to bring about the oxidation of the food. कि हाँ, खाने को पैक कर दिया, अब इसके बाद में उस कंटेनर में से पूरी की पूरी हवा को निकाल दिया गया. उस कंटेनर में से जिसमें खाना रखा है उसमें से पूरी की पूरी हवा को निकाल लिया गया है, ताकि कोई हवा नहीं होगी, कोई ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, रेंसिडिटी भी नहीं होगी. ठीक है. रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, ये तो सबको पता है कि भैया जो चिप्स वाले पैकेट होते हैं ना, उनको फाड़ो तो पहले हवा मुंह में घुसेगी, इसके बाद में 2 दाने जो है ना चिप्स के निकल आएंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो जानबूझ के किया जाता है ताकि वो जो 2 चिप्स पड़े हुए ना वो भी खराब ना हो जाए. तो अंदर की जो पूरी की पूरी एयर ऑक्सीजन होती है, पैकेट के अंदर चिप्स डाले और फिर अंदर की जो भी एयर या ऑक्सीजन होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नाइट्रोजन से, कि भैया नाइट्रोजन रहेगी पैकेट में, ऑक्सीजन नहीं रहेगी. In some foodstuffs, the air present around them is replaced by nitrogen in the packet containing the foodstuff. Thus, oxidation of the foodstuff is prevented. जब देखो यार, सीधी सी बात है ना, ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन कर रही है ऑयल्स एंड फैट्स का. अब अगर ऑक्सीजन को ही हटा दिया गया
उसको रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। नहीं होने से क्या होगा? अरे रेंसिडिटी नहीं होगी, ना टेस्ट खराब होगा ना बदबू आएगी। फॉर एग्जाम्पल, बैग्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडेशन। लास्ट, रेफ्रिजरेट कर दो फूड स्टफ को, ये तो बेस्ट ही ऑप्शन होता है ना। इससे अच्छा आविष्कार तो इंसानों ने कुछ किया ही नहीं होगा शायद, कि भैया जो भी खाना है उसको जो है फ्रिज में ठूस दो, ताकि क्या हो? ऑक्सीडेशन, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो इतने कम टेम्परेचर पर जो ऑक्सीडेशन है वो बेसिकली स्लो डाउन हो जाता है। आई बात समझ? तो बस जी, आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। क्यों? ये चैप्टर हो गया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में विद अ ब्रांड न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।